मध्य प्रदेश की सियासत में बहुत कम ऐसे चेहरे होते हैं जिन्हें लोग देखना सुनना चाहते हैं, क्योंकि बाकी लोग मध्य प्रदेश की सियासत में बहुत ही ज्यादा मुखर हैं। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो चुपचाप काम करना पसंद करते हैं। ऐसे ही एक चेहरे हैं मध्य प्रदेश के एकमात्र सांसद कांग्रेस से नकुल नाथ जी हमारे साथ। नकुल नाथ जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नकुल नाथ जी, आज हम सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि आप चूंकि पॉलिटिशियन हैं, यंग हैं और बहुत सारी एस्पिरेशन युवाओं की आपसे जुड़ी है, प्रदेश के विकास की, कांग्रेस की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पर आकर टिकती हैं। सबसे पहले वर्तमान स्थिति जो चल रही है मोदी सरकार के कामकाज की, उसे कैसे आप देखते हैं, कैसे जज करते हैं? देखिए, मोदी सरकार पिछले 7 सालों से केंद्र में अपनी सरकार बीजेपी की है। आज देश की स्थिति जनता के सामने है। आज हमारा हर वर्ग परेशान है। हम किसानों की बात करें, हम नौजवानों की बात करें, आज हमारा हर वर्ग परेशान है। बेरोज़गारी अव्वल नंबर पे है। हमारी जो इकोनॉमी है उसका हाल आप देख लीजिए। हार कर मोदी जी को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। इसमें कितने किसानों की जानें गई, लगभग 750 किसानों की जानें गई। तो आज हमारा हर वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे उद्योगपति हो, सब परेशान है। लेकिन देखिए, 5 साल पहले पीएम मोदी को दिए गए, कांग्रेस कहती रही कि नहीं ये ऐसा होगा नहीं, लेकिन हुआ। फिर दूसरी बार जब वो आए हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता का कहीं ना कहीं भरोसा एनडीए और बीजेपी के साथ है, पीएम मोदी के साथ है। एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पर कोई तो ऐसी योजनाएं होंगी, कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो आपको लगता है कि इस गवर्नमेंट ने अच्छा किया है या बेहतर किया है बाकी क्षेत्रों को छोड़कर। कुछ तो पॉजिटिविटी आपको लगती होगी कि कुछ किसी क्षेत्र में बेहतर काम दिख रहा है। अगर मैं उनकी एक सफल योजना का नाम लूं तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री आवास योजना एक सफल योजना रही है। बाकी जितने भी योजनाएं वो लाए थे, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, ये सब बुरी तरह फेल है। सफलता इनको सिर्फ आवास योजना में मिली है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि जब भी मध्य प्रदेश की बात होती है तो वहाँ से, चूंकि आप सांसद हैं और बीजेपी के कई सांसद हैं जो लोकसभा में हमारे प्रदेश की हित की बात रखते हैं, क्या ऐसा कोई दुविधा आपको नज़र आती है उनके मन में, अपने साथियों के मन में जो बीजेपी के सांसद हैं, कि वो पार्टी लाइन नहीं छोड़ पाते और इसलिए मध्य प्रदेश की जायज़ मांगों को ठीक ढंग से उठा नहीं पाते, रख नहीं पाते? क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि मध्य प्रदेश के हित को पार्टी लाइन के चलते संसद में ठीक ढंग से बीजेपी सांसद नहीं उठाते। आपने बिल्कुल सही कहा। बीजेपी के जो सांसद हैं, 28 सांसद हैं। केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार। मुझे 3 साल हुए हैं सांसद बने। मैंने अपने ज़िले से रिलेटेड कई मुद्दे उठाए हैं। अभी इस सत्र में मैंने मक्का के समर्थन मूल्य का मुद्दा उठाया था। लेकिन अगर आप लोकसभा की रिकॉर्ड निकालेंगे तो बहुत ही कम मध्य प्रदेश के सांसदों ने प्रदेश के लिए या अपने खुद के क्षेत्र के लिए कुछ सवाल उठाए हैं, बहुत कम उठाए हैं। और मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश की जनता का सही रिप्रेजेंटेशन संसद में नहीं हो रहा है। जब भी बात होती है पॉलिटिक्स की तो बीजेपी सीधे आरोप लगाती है कि कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही तय नहीं कर पा रही है। वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, चेहरा कौन होगा। और जाहिर सी बात है कि हम भी देखते हैं कि एक बड़ी जमात है जो चाहते हैं कि सोनिया गांधी के पास कमान रहे, एक बड़ी जमात है जो राहुल गांधी को अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं, और कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कहते हैं कि किसी तीसरे को, नॉन गांधी फैमिली को ये कमान मिलनी चाहिए। आपकी क्या राय है? क्योंकि आप यंग हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कैसे आप देखते हैं? आपको क्या लगता है किसे अध्यक्ष पद की कमान मिलनी चाहिए? देखिए, सोनिया गांधी जी कई सालों से कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। आज 70%
अगर हम युवाओं की बात करें, आज हमारे देश में 70%, लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो युवा है। उसको नज़र में रखते हुए मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मेरे टॉप चॉइस होंगे। आपके टॉप चॉइस होंगे। अब हम मध्य प्रदेश पर आते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 3 साल लगातार रही, कांग्रेस की सरकार आई और फिर वो लोग सत्ता में हैं। क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश के लिए विकास सही दिशा में जा रहा है? और अगर मध्य प्रदेश की चुनौतियों की बात की जाए तो कौन सी चीज़ें हैं जो बड़ी चुनौती के तौर पर मध्य प्रदेश के सामने हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की दुर्दशा ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। आज विकास के कोई मुद्दे नहीं उठाए जाते। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास केवल पैसा और पुलिस है। और जिस रफ्तार से जब कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का विकास हो रहा था, ये बच्चा बच्चा जानता है। पिछले 18 महीने से बीजेपी की सरकार आई, मध्य प्रदेश में एक भी विकास कार्य का काम शुरू नहीं हुआ और मध्य प्रदेश को अंधेरे में धकेला जा रहा है। मध्य प्रदेश की जब बात होती है तो जाहिर सी बात है, ये लगता है कि मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ के बिना बात नहीं हो सकती। कमलनाथ जी का कद बहुत बड़ा है और ये कहा जा रहा है कि जो पहला लोकसभा इलेक्शन था वो आपने उनकी छत्रछाया में जीता और उनके काम पर जीता। अगला इलेक्शन आपके लिए असल चुनौती होगा, आपको लगता है ऐसा? देखिए, पहला चुनाव भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी और मेरा पहला चुनाव था। मैं इनकार नहीं कर रहा, मैंने उनके छत्रछाया में ये चुनाव लड़ा। अगला चुनाव मैं अपने अचीवमेंट्स पे, अपने बल पे लड़ूंगा। जब मैं सांसद चुना गया, मैंने सबसे पहला काम जो किया, मैंने छिंदवाड़ा में एक यूनिवर्सिटी खोली, एक विश्वविद्यालय खोला। मैंने प्रयास किया कि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर कॉलेज खुले। हमारा जो मेडिकल कॉलेज था उसमें वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने। लेकिन मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है वो छिंदवाड़ा ज़िले के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अगर हम राशि की बात करें, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो लगभग 12,000 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, सिंचाई के लिए। और ये इन 3 मुद्दों पे, चिकित्सा, शिक्षा और सिंचाई, ये मेरे 3 मुद्दे थे जब मैं चुनाव लड़ा था। आज जो बजट में स्वीकृति दी गई थी, 12,000 से इन्होंने 2,500-3 हज़ार करोड़ की बजट की स्वीकृति अब की है, यानी कि लगभग 9,000 करोड़ के विकास कार्यों पे इन्होंने रोक लगा दिया है। मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि मेरे छिंदवाड़ा ज़िले के भोले भाले वासियों का इसमें क्या कसूर है? आप इनको क्यों सजा दे रहे हैं? आपको लगता है कि शिक्षा, हम जब भी देखते हैं कि नकुल नाथ जी के कामों की जब बात होती है तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत एम्फेसाइज आपका, बहुत फोकस शिक्षा पर होता है। एक नई कोचिंग को लेकर के भी आपने एक नवाचार शुरू किया है, वो क्या है और कैसे आप चाहते हैं कि बेसिक जो नींव है हमारी शिक्षा की वो मजबूत हो जाए ताकि फिर एम्प्लॉयमेंट और बाकी चीज़ें, संस्कार, सब चीज़ें हमारे साथ अपने आप जुड़ती जाएंगी? देखिए, एजुकेशन मेरा मानना है कि बहुत ज़रूरी है। एक तो शिक्षा होता है और एक ज्ञान होता है। शिक्षा आप कॉलेज में, स्कूल में प्राप्त करते हैं, लेकिन ज्ञान आप पूरी ज़िंदगी प्राप्त करते हैं। मैंने एजुकेशन पे फोकस किया है क्योंकि आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने बेरोज़गारी की है, रोज़गार की है। और अगर मैं बात करूं कि ये जो परियोजना मैंने अभी कुछ ही हफ्ते पहले छिंदवाड़ा ज़िले में शुरू की है, मैं इसके बारे में ज़रा आपको बताना चाहता हूँ। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मेरे छिंदवाड़ा ज़िले के 1.5 लाख बच्चों को ऑनलाइन निःशुल्क
कोचिंग दी जाएगी। इसमें छठी कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक के बच्चों को, जो बच्चे यूपीएसआईसी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आईपीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पटवारी हो, तहसीलदार हो, इन सब की इनको निशुल्क घर बैठे कोचिंग प्राप्त होगी। ये भारत में पहली बार किसी संसदीय क्षेत्र में ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे ज़िले के 1.5 लाख बच्चों को इसका डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। हम जाहिर सी बात है कि जब भी बात करते हैं कमलनाथ जी की, तो उनके छिंदवाड़ा में आप कहीं भी जाइए, उन्होंने क्या सौगातें दी हैं वो नज़र आती हैं। चाहे सड़क हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे तमाम चीज़ें हों, शिक्षा संस्थान हो, मेडिकल की चीज़ें हों। नकुल नाथ ने पिछले 3 सालों में ऐसा क्या दिया है छिंदवाड़ा को, जिसे देखकर वो फ़ख्र से कह सकते हैं कि ये मैंने दिया है? छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज का पहले जो 200 बेड का था उसका 900 बेड का वो बजट में स्वीकृत हुआ, लेकिन उसको घटा के अब 350-400 बेड का हॉस्पिटल। कई नई उद्योग लगने जा रहे हैं। इंडिया सीमेंट का सीमेंट बैग प्लांट हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में लगने जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर मैंने और खुलवाए हैं। निःशुल्क कोचिंग जो मैंने बच्चों को दिलवाई है। ये मत भूलिएगा कि 2 साल तो मेरे बर्बाद हो गए कोरोना के कारण। लगभग 1.5 साल लॉकडाउन रहा, सेक्शन 144 लगा रहा, नाइट कर्फ्यू लगा रहा। तो जिस रफ्तार से मैं विकास कार्य करना चाहता था उस पर ब्रेक लगी। लेकिन ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आने वाले जो 2 साल बाकी हैं इसमें मैं डबल रफ्तार से विकास के कार्य करूं। केंद्र से आपको लगता है कि पूरा सहयोग मिलता है अगर आप किसी योजना को छिंदवाड़ा में अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए लाना चाहते हैं? केंद्र, जैसे आपने मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि वहाँ से भेदभाव होता है छिंदवाड़ा के साथ, केंद्र की योजनाओं में भी कुछ ऐसा दिखता है क्या आपको, क्योंकि वो क्षेत्र परंपरागत तौर पर कमलनाथ जी या कांग्रेस से जुड़ा रहा है? जैसा कि मैंने आपको कहा कि भेदभाव तो है ही, लेकिन उसके ऊपर से सौतेला व्यवहार भी है। अगर हम, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना वो किस रफ्तार से हमारे आजू बाजू के ज़िलों में चल रही है और हमारे ज़िले में किस रफ्तार से चल रही है, इससे देखने को मिलता है कि भेदभाव केवल केंद्र ही नहीं, राज्य की सरकार भी कर रही है। कमलनाथ जी चूंकि बहुत बड़ी शख्सियत हैं और सियासत में उन्होंने जो मुकाम छुए हैं, तो जाहिर सी बात है जब उनके सक्सेसर आते हैं तो एक नैतिक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है कि आप उस लेवल को क्रॉस करें या उस लेवल तक पहुँचें। तो कभी प्रेशराइज फील करते हैं आप, क्योंकि वो इतना बड़ा ऑरा है कमलनाथ जी, तो उनके बीइंग आप उनके अगर सक्सेसर जाते हैं तो आपको लगता नहीं कि लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं आप पर, अपेक्षाओं का बोझ बहुत आपको लगता है ज़्यादा है? आप भूल रहे हैं कि वे राजनीति में 40 साल से हैं। 9 बारी वो सांसद चुने गए, 1 बारी वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका अनुभव 40 साल का रहा है। मेरा अनुभव केवल 3.5 साल का है। अपेक्षाएं बहुत हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि थोड़ा समय मुझे भी दीजिए। अभी जैसा कि मैंने आपको कहा, कोरोना के कारण मैं बहुत से काम करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, तो मुझे थोड़ी और अनुभव की आवश्यकता है। और जो आपके दर्शक हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अपेक्षाएं बहुत हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कमलनाथ जी से भी ज़्यादा और दुगना काम कर सकूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हमेशा कहती है कि बीजेपी जो है गलत तरीके से सत्ता के दुरुपयोग से चुनाव जीतती है, उपचुनावों की हम बात करते हैं या बाकी चीज़ों की, लेकिन वो चुनाव जीत रहे हैं। आपको लगता है प्रदेश संगठन जो है उसमें क्या आपको लगता है किसी तरह के बदलाव की या उसका टोटल उसे रिवर्व करने की ज़रूरत है, रिवैम्प करने की ज़रूरत है? देखिए, रिवैम्प और चेंजेस ये एक हेल्दी प्रोसेस है। और मैं दोहराना चाहता हूँ, भाजपा
क्यों चुनाव जीतते आ रही है? क्योंकि इनके पास केवल पुलिस और पैसा है। ये प्रशासन शासन का दुरुपयोग करके चुनाव जीतती है। जब हमारी कांग्रेस की सरकार गिरी थी, ये तो आज बच्चा बच्चा मध्य प्रदेश में जानता है क्यों गिरी थी। पैसों की दम पे गिरी थी। तो पैसा, प्रशासन, पुलिस, इसके अलावा भाजपा के पास कुछ नहीं है। एक बड़ा सवाल है, जो सवाल सभी जानना चाहते हैं कि कमलनाथ जी के साथ चूंकि आप देख रहे हैं कि हमने उनकी केंद्र में बड़ी भूमिका रही, वक्त आने पर जब जरूरत पड़ी तो उन्हें राज्य में, स्टेट में भेज दिया गया। नकुल नाथ जी की अगली भूमिका केंद्र में ही सीमित रहने जा रही है, या मध्य प्रदेश की जनता का सीधे तौर पर आप आकर के यहाँ पर कुछ उनकी सेवा करना चाहेंगे? मेरी प्राथमिकता अभी छिंदवाड़ा है। पार्टी का जो निर्देश होगा, जो आदेश होगा, मैं पार्टी के निर्देश और आदेशों को पालन करूंगा। अगर वो चाहते हैं कि मैं केंद्र में रहूं, मैं केंद्र में रहूंगा। अगर उनकी इच्छा है कि मैं प्रदेश में आऊं, तो मैं प्रदेश में आऊंगा। एक ये भी आरोप लगता है, बीजेपी आरोप लगाती है कि आप हों चाहे या दूसरे, चाहे दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र हों, ये तमाम लोग इसलिए पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हैं क्योंकि ये बड़े नेताओं के बेटे हैं, और केंद्र में या संगठन में मध्य प्रदेश के युवाओं को उस तरह का प्रतिनिधित्व कांग्रेस में नहीं मिल पाता। आपको लगता है कि केंद्रीय संगठन में मध्य प्रदेश का समुचित यहाँ पर प्रतिनिधित्व है, या आपको लगता है कि और ज़्यादा क्षमताएं हैं मध्य प्रदेश के युवाओं में और वो आगे आकर अगर उन्हें मौका मिले तो बेहतर परफॉर्म करेंगे? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना ये है कि मध्य प्रदेश के नौजवान, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता में बहुत क्षमता है, बहुत काबिल हैं। और अगर आप देखें, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो ज़्यादातर मंत्री कांग्रेस सरकार में युवा थे। और मेरा मानना ये है कि हर मध्य प्रदेश का युवा में बहुत ज़्यादा क्षमता है। अब इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहता हूं कि नकुल नाथ जी की भूमिका सियासत के तौर पर एक इतर हम अगर देखें, मैं बहुत पर्सनल सवाल आपसे कर रहा हूं, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल सियासत में चाहे केंद्र की हो या राज्य की, मुखर होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। आपकी जो इमेज है वो बहुत सिंसियर, कम बोलने वाले, काम करने के तरीके को लेकर के है। क्या लगता है कि कभी पॉलिटिक्स में ये चीज़ आपको हर्डल के तौर पर लगती है कि आप पब्लिक के बीच में उस तरह से मुखर तौर पर नहीं जाते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जो भी बड़ा नेता, सक्सेसफुल नेता है, और जबकि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी के नेताओं के एग्जाम्पल सेट्स किए हुए हैं कि वो किस तरह से पब्लिक के बीच में रहते हैं, ओरेट करते रहते हैं, हमेशा बात करते हैं। तो ये चीज़ें आपको लगता है कि आपको लगता है काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोलने से ज़्यादा? बिल्कुल, मैंने तो हमेशा कहा है कि मेरा नाम नहीं, काम बोलेगा। और ये जो, अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, घोषणावीर किसका नाम रखा गया है? कई नेता सिर्फ मीडिया के सामने नेतागिरी करना चाहते हैं, फील्ड पर वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। और मुंह चलाने से कोई बड़ा नेता नहीं बनता, समाज सेवा और काम करने से कोई बड़ा नेता बनता है। इसके अलावा सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बीजेपी में शिवराज सरकार को लेकर के या कामकाज को लेकर कांग्रेस हमेशा से हमलावर रही है, लेकिन आप ये बताइए सर कि क्या आपको लगता नहीं है कि इतने लंबे समय तक अगर बीजेपी को मौका मिला है तो कुछ तो अच्छा किया होगा और कांग्रेस ने कुछ तो कमी की होगी जो 10 साल के बाद उनकी सत्ता गई थी? तो कैसे बैलेंस करेंगे? और कांग्रेस के संगठन को लेकर, खासतौर से प्रदेश संगठन की मैं बात करूँ, तो उसमें अभी बहुत ज़्यादा कसावट की ज़रूरत महसूस करते हैं आप? देखिए, कांग्रेस संगठन 2018 से पहले मध्य प्रदेश में काफ़ी कमज़ोर थी, सही नेतृत्व नहीं मिल पा रहा था। जब कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष बने तो बहुत से परिवर्तन कांग्रेस पार्टी के संगठन में हुए और लगातार परिवर्तन जारी है। और मेरा मानना ये है कि जब अगला विधानसभा चुनाव आएगा, कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी और दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब सीधे एक सबसे बड़ा सवाल जो लगता है वंशवाद का, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में वंशवाद ठीक है? और जो आरोप आप लोगों पर लगते हैं
क्या आप उसका जवाब देना चाहते हैं? वंशवाद वाला आरोप लगाने वाली पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। अगर कांग्रेस में वंशवाद है तो भारतीय जनता पार्टी में कोई वंशवाद कम नहीं है। अगर हम बड़े बड़े दिग्गजों की बात करें, वंशवाद का आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पे भी लगता है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ये दोष क्यों दिया जाता है? अंतिम सवाल मेरा सर ये कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शक जो हैं वो पंचायत इलेक्शन को लेकर के हमें बहुत फॉलो कर रहे हैं और पहले दिन से हमने इस खबर को बहुत प्राथमिकता से उठाया था। पंचायत इलेक्शन को लेकर के तमाम राजनीतिक सियासी घटनाक्रम हुए, कानून, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चुनाव आयोग, सरकार, राज्यपाल, अध्यादेश, तमाम चीज़ें हो गई और पंचायत इलेक्शन नहीं हुआ। क्या प्रतिक्रिया देंगे सर? क्या जानबूझ करके बीजेपी पंचायत इलेक्शन टाल रही है या आपको लगता है तकनीकी पेच में फंस गया है? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव को पोस्टपोन कर रही है। पंचायत चुनाव कराना नहीं चाहती। ये तो 2 साल पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे। इन्होंने पहले कोरोना का बहाना मारा, फिर उन्होंने कुछ और चीज़ का बहाना मारा, फिर आरक्षण को लेके इन्होंने अपना लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और अब दोबारा से इन्होंने कोरोना का सहारा लेकर इस पंचायत चुनाव को पोस्टपोन कर दिया है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए नकुल नाथ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आप जो सपने लेकर चले हैं छिंदवाड़ा के विकास का, प्रदेश के विकास का, लोगों की सेवा का, वो पूरा हो और बहुत अच्छी तरीके से हो। धन्यवाद। धन्यवाद।